चैप्टर नंबर 32 करना है नेज़ल पॉलिप्स। और इसके साथ ही एपिस्टेक्सिस को भी रीड करेंगे। नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं? नेज़ल पॉलिप्स जो है ये नॉन न्यू प्लास्टिक मासेस हैं। एडिमेटिस नेज़ल और साइनस म्यूकोजा, यानी अगर नोज का जो म्यूकोजा है उसमें एडिमा हो गया, या इवन साइनसेस जो होती हैं क्योंकि उनकी ओपनिंग्स होती है नेज़ल कैविटी में, तो अगर साइनस की म्यूकोजा का भी एडिमा हो गया तो वो भी पॉलिप नेज़ल कैविटी में ही आएगा। ठीक है, तो अगर नेज़ल या साइनस म्यूकोजा का एडिमा हो गया तो नॉन न्यू प्लास्टिक मासेस बन जाते हैं जिनको नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। अभी एंट्रोक्वाइनल भी हो सकता है, ये बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप भी हो सकता है। पहले एंट्रोक्वाइनल पॉलिप की बात कर लेते हैं। ये जो एंट्रोक्वाइनल पॉलिप है ये राइज करता है मैक्सिलरी एंट्रम के म्यूकोजा से। मैक्सिलरी एंट्रम के म्यूकोजा में एडिमा होगा, पॉलिप बनेगा, पॉलिप नेजल कैविटी की तरफ आ जाएगा, पीछे कोएना की तरफ चला जाएगा, नेजोफेरिंक्स में हैंग करेगा। इस तरह से इसको फिर एंट्रोक्वाइनल कहते हैं। एंट्रो यानी एंट्रम से राइज किया है, कोएना यानी कि जो पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स हैं उनकी तरफ चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंट्रोक्वाइनल पॉलिप। उसके बाद इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एंट्रल, क्वेनल और नेजल। ठीक है, इनके सिर्फ नाम ही आपको आने चाहिए। एंट्रल वही पार्ट होगा ना जो इसका एंट्रम में होगा, उसके बाद जो क्वेना की तरफ जा रहा होगा, क्वेनल पार्ट होगा राउंड ग्लोब्यूलर होगा, और नेजल पार्ट होगा जो नोज में होगा फ्लैट। एटोलॉजी की बात करें तो इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, एंट्रोकनल पॉलिप क्यों राइज कर जाते हैं, क्यों मैक्सिलरी साइनस में से इतना ज़्यादा डिमा हो जाता है कि उसके जो पॉलिप आ जाते हैं, तो इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। सिम्टम इसकी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है, यानी पेशेंट हमारे पास जिस मेन सिम्टम से आएगा वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आएगा, और यूजुअली जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो यूनिलेटरल होती है। उसके अलावा वो ये भी बताएगा कि उसमें जो है वो वॉइस भी उसकी ठीक हो जाएगी। वही सब उसकी क्यों ठीक हो गई है? हाइपोनेजलिटी की वजह से, यानी उसका जो नेजल टोन आनी थी वो आवाज़ में नहीं आ रही। नेजल डिस्चार्ज की भी कंप्लेन मिल सकती है, जो कि मोस्टली में कोई डिस्चार्ज होता है। तो जो मेन सिम्टम है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की, इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज की भी आपको मिल सकती है। फिर आपने करना एग्जामिनेशन। अब पेशेंट ने आके हमें बताया कि मेरा जो यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या करेंगे? नेजल एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में आपने राइनोस्कोपी करनी है, एंटीरियर राइनोस्कोपी करोगे। अगर तो पॉलिप बहुत छोटा है तो हो सकता है आपको इंटीरियर राइनोस्कोपी पे नजर ना आए, क्योंकि ये जो पॉलिप है ना एंट्रोक्वाइनल, ये पीछे जा रहा है, क्वेना की तरफ जा रहा है। लाइक इस तरह से है ना आपका, लेट्स सपोज कि ये आपका नोज है, तो यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग थी, लेटरल वाल में होती है, यहाँ पर जो है वो मैक्सिलरी ओपनिंग थी। तो अब जो मैक्सिलरी, ये आपका सेप्टम है, निजल सेप्टम। ठीक है, अब ये जो लेटरल वाला है, यहाँ से जब वो पॉलिप निकला है ना बाहर, तो वो पॉलिप क्या करता है कि वो इस तरह पीछे की तरफ ना, एक मिनट, मतलब वो आपका आएगा मिक्सरी ओस्टियम से ही आएगा, लेकिन वो ग्रो किस तरफ करेगा? ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा, कोएना की तरफ। ठीक है, इस तरह से। तो उसको इसीलिए हम एंट्रोक्वेनल पॉलिप कहते हैं। एंट्रम उसका पार्ट, यानी मिक्सरी एंट्रम से आ रहा है और कोएना की तरफ वो चला जाता है। तो अगर आप एंटीरियर राइनोस्कोपी करें, आप यहाँ से देख रहे हो, तो हो सकता है आपको पॉलिप ना नजर आए, स्मॉल पॉलिप हो, लेकिन आपने एग्जामिनेशन में ये फाइंडिंग ये मेंशन करना है इंटीरियर राइनोस्कोपी। उसके बाद अगर पॉलिप बड़ा होगा, स्मूथ, अगर आपको इंटीरियर राइनोस्कोपी पे नजर आएगा तो स्मूथ ग्रेइश मैस होगा, नेजल स्टार्च से कवर होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, उसकी बाजुकात लुक जो है पिंक कंजेस्टेड लुक भी हो सकती है। फिर आप दूसरा जो एग्जामिनेशन करते हो वो आप करते हो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। इसमें आपको ग्लोबुलर सा मैस नजर आता है जिसने क्वेना को फिल किया होता है, और वो नेजोफेरिंक्स में भी हैंग करा होता है। तो नेजोफेरिंक्स में नजर आता है, क्वेना में नजर आता है, ग्लोबुलर सा मैस होता है पिंक। उसके बाद आप एंडोस्कोपी भी करते हो। एंडोस्कोप में आप एग्जामिनेशन जब आपको करते हो तो क्वेना में आपको एंट्रल क्वेनल पॉलिप नजर आ जाता है। बस मतलब एग्जामिनेशन तीन तरह से हमने की। हमने इंटीरियर राइनोस्कोपी की, हो सकता है इंटीरियर राइनोस्कोपी में पॉलिप हमें ना नजर आए, लेकिन फिर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में हमें क्वेना में और नेजोफेरिंक्स में वो मैस नजर आ जाएगा। फिर हम एंडोस्कोपी करेंगे। उसके बाद डीडीज आपने देख लेना। डीडीज बहुत सिंपल है, ग्लोब ऑफ म्यूकस हो सकता है, वो जो टर्मिनेट होते हैं वही उनकी हाइपरट्रोफी हो सकती है, एंजियोफाइब्रोमा है, या कोई दूसरा न्यू प्लाज्मा हो सकता है। अब आ जाइए इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? हम पैरानिजल साइनसेस का एक्सरे करा लेंगे, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन से ये लगा कि हो सकता है ये पॉलिप हो, एंट्रोक्वाइनल पॉलिप हो, क्योंकि यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब एंट्रोक्वाइनल पॉलिप हमें पता है कि साइनस से आता है, मैक्सिलरी साइनस से आता है, तो हम पैरानिजल साइनसेस का एक्सरे करा लेंगे। इसके अलावा हम जो सॉफ्ट टिश्यू है नेजोफेरिंक्स की, उनका लेटरल व्यू में एक्सरे कराएंगे। लेकिन इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो सिटी स्कैन है। तो नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन ऑफ पैरानिजल साइनसेस इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ना जो पॉलिप्स होते हैं उनकी हिस्टोपैथोलॉजी भी कराई जाती है, ताकि ये पता चल सके कि कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपने ऐड कर लेना इन्वेस्टिगेशन में। हमने हिस्टोपैथोलॉजी भी करानी है, बाकी एक्सरे और सिटी स्कैन, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो सिटी स्कैन है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, इससे उसको रिमूव कर देंगे। इसका ना बहुत इजीली वॉल्यून की जा सकती है, चाहे आगे से कर लें चाहे पीछे नेजोफेरिंक्स की साइड से कर लें। ठीक है, इजीली इसको वॉल्यून की जा सकती है, लेकिन मसला ये है कि इसकी रिकरेंस होती है। मतलब एक दफ़ा आपने रिमूव कर दिया तो ये दोबारा बन जाएगा। तो अगर ये दोबारा बन रहा है, इसकी रिकरेंस हो रही है, तो फिर हमें कार्डवेल लुक ऑपरेशन करना पड़ता है। वैसे कार्डवेल लुक ऑपरेशन पहले किया जाता था, आजकल ये नहीं किया जाता, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ही की जाती है। लेकिन अगर रिकरेंस होना एंट्रोकनल पोलिप की, तो फिर हमें कार्डवेल लुक ऑपरेशन करना पड़ता है।
ओके उसके बाद जो है वो आपके पास ये टेबल्स हैं, ये आपने याद कर लेने, इनमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसने यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के सारे कॉजेज बताए, वेस्टिब्यूल से रिलेटेड, फिर नेजल कैविटी से रिलेटेड। वेस्टिब्यूल से रिलेटेड क्या, कोई फ्रंकल बन गया, वेस्टिबुलाइटिस हो गया, या इसका वैसी स्टिनोसिस हो गया, या पेपिलोमा बन गया इसमें। नेजल कैविटी की बात करें तो जिस तरह से अभी हमने एंट्रोकानल पोलिप देखा, या अगर कोई फॉरेन बॉडी है, या अगर डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, या टर्मिनेट की हाइपरट्रोफी हो गया, रिनोलिथ फॉर्मेशन है, या कोई आपका मेलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद अगर बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो बायलेटरल वेस्टिब्यूल का क्या कॉज होगा, अगर वेस्टिबुलाइटिस बायलेटरल है, अगर स्टिनोसिस दोनों साइड से हो गई है, नेजल कैविटी में जितनी भी रिनाइटिस की फॉर्म है ना, एक्यूट हो, क्रोनिक हो, मेडिकामेंटोजा हो, एलर्जिक हो, वो सारी जो है वो बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में आएंगी। यूनिलेटरल में कोई रिनाइटिस की नहीं देखी थी हमने, रिनाइटिस हमेशा बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। इसके अलावा रिनाइटिस सी का भी, रिनाइटिस मेडिकामेंटोजा भी। इसके अलावा जो सेप्टल हिमाटोमा और सेप्टल एब्सिस है, इनको भी हमने देखा था ये बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में। तो टेबल्स को आपने याद कर लेना है। अब हम आ जाते हैं दूसरी टाइप में जो कि बायलेटरल एथमोइडल। अब इसके नाम से समझ आ रही है कि बायलेटरल होगा, मतलब ये दोनों नेजल कैविटीज में बनेगा, दोनों साइड्स पे बनेगा। इसकी एटियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बन रहा होता है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी आपने याद करनी है। सबसे कॉमन होती है क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस। अब आप लोगों को याद है जब हमने क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस की दो टाइप्स थी, विद पोलिप, विदाउट पोलिप। तो यूजुअली जिनमें क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस चल रहा होता है उनमें पोलिप बन जाता है, ठीक है। एस्थमा के पेशेंट में बन सकता है, एस्प्रिन का इंटॉलरेंस, अगर किसी को सिस्टिक फिब्रोसिस, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, और कुछ सिंड्रोम्स आ जाते हैं। कार्टगनर सिंड्रोम है, यंग सिंड्रोम है, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है, और उसके बाद नेजल मैस्टोसाइटोसिस। तो आपने ये सारी एटियोलॉजी के नाम याद कर लेने। आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमें बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप की एटियोलॉजी बताएं, तो आपने फिर ये सारी जो नाम है ना, जो हेडिंग्स है, ये मेंशन कर देंगे। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, सिंपल है। पैथोजेनेसिस की जो नेजल म्यूकोजा है ना, ही उससे अराइज करता है, मतलब ये किसी साइनस से नहीं आएगा, किसी ओपनिंग से नहीं आएगा, ये नेजल म्यूकोजा से अराइज करेगा। नेजल म्यूकोजा का एडीमा होगा, एडीमा के बाद वहाँ पे पॉलिप बन जाएगा। उसके बाद ये जो टेबल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मेन डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब हम डिफरेंसेस को बाद में देखते हैं, पहले हम बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप का साइट ऑफ ओरिजिन और इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। तो साइट ऑफ ओरिजिन मैंने बता दिया कि ये नेजल वॉल से राइज करता है, लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी से, ठीक है, और यूजुअली मिडल मिएटस से। तो मिडल मिएटस में लेटरल वॉल ऑफ नोज से ये राइज करेगा। इसकी कॉमन साइट्स उन्होंने बता दी है, कैंसिनेट प्रोसेस हो सकता है, बुल्ला एथमोइडालिस हो सकता है, या किसी साइनस का ओस्टियम हो सकती है, ठीक है। ये बुल्ला एथमोइडालिस और एंसिनेट प्रोसेस हमने नोटनी वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसमें अब क्या आएंगी, ये बायलेटरल है तो इसमें जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो बायलेटरल हो सकती है, ठीक है। तो इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, बायलेटरल होगी, नेजल स्टफीनेस होगी। उसके अलावा आपको लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल की कंप्लेन मिल सकती है, हेडेक हो सकता है। हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये साइनोसाइटिस में बनता है, मतलब उस पेशेंट को पहले से साइनोसाइटिस है, उसके बाद उसमें पॉलीफॉर्मेशन होगी है, तो साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक तो उसको होगा। इसके अलावा जो बाकी साइनोसाइटिस की कंप्लेन होती है, लाइक स्नीजिंग और नेजल डिस्चार्ज, वो भी होंगे एलर्जी की वजह से। और आपको एक मैस नजर आएगा एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो इसके कुछ सिम्टम्स है, पेशेंट बताएगा कि मुझे नेजल स्टफीनेस है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरे सर में दर्द होता है, स्नीजिंग है, नेजल डिस्चार्ज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइंस अगेन हमने वही एग्जामिनेशन करना है, इंटीरियर राइनोस्कोपी, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी और एंडोस्कोपी। इंटीरियर राइनोस्कोपी पे हमें ये बहुत इजीली नजर आ जाते हैं, जो बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप होते हैं ये इंटीरियर राइनोस्कोपी पे इजीली नजर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये आगे की तरफ, मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है ना, ये प्रोग्रेस करती है एंटीरियर नेरिस की तरफ। तो जब ये लेटरल वाल से राइज करेंगे फिर ये इंटीरियर नेरिस की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, इसलिए इंटीरियर राइनोस्कोपी में हमें नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, स्मूथ ग्लिसनिंग ग्रेप लाइक मैसेज होते हैं। तो ये मल्टीपल होते हैं, ये एक नहीं होता, ये ज्यादा होते हैं। तो ग्रेप लाइक मैसेज हमें नजर आएंगे, जो पेल होते हैं कलर में। अगर हम प्रोबिंग करेंगे, प्रोब के साथ इन्हें टच करेंगे तो ये ब्लीड नहीं करते, ठीक है, पोलिप ब्लीड नहीं करते होते। जो एंजियोफाइब्रोमा होता है, नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, उसकी हम प्रोबिंग जब करते हैं ना तो बहुत इजीली वो ब्लीड कर जाता है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी होता है दोनों में। अच्छा, उसके बाद जो पोलिप है ये प्रोट्रूड कर रहे होते हैं नोस्ट्रल से, मैंने बताया इंटीरियर नेरिस की तरफ ग्रो करते हैं। बाजुकात वैसे ये पेल ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ये पिंक भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। और नेजल कैविटी में आपको प्यूरलेंट डिस्चार्ज भी मिलेगा। ओके, उसके बाद एंडोस्कोपी भी इसमें हम करते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन हमारी कौन सी है, तो सिटी स्कैन। इसमें भी आपने याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो सिटी स्कैन ही है, लेकिन इसके अलावा हमने हिस्टोपैथोलॉजी भी करानी है। हिस्टोपैथोलॉजी हम क्यों कराने, ताकि मेलिग्नेंसी को रूल आउट कराना। तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम इसलिए कराने कि कहीं ये कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, बिनाइन या मेलिग्नेंट। उसके बाद अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसमें आ जाता है, सर्जिकल। इसमें हम सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी करें। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जो बायलेटरल पॉलिप्स होते हैं ना, एथमोइडल पॉलिप, ये यूजुअली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में और एलर्जी की कंडीशंस में बनते हैं। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम एलर्जी को ट्रीट कर दें।